नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ पर कानूनी शिकंजा कस गया है। अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वापस अहमदाबाद लाकर कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड भी ले लिया है, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में तीस्ता शीतलवाड़ ने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया। यह बात पुलिस ने कोर्ट में भी कही है। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो वह कोर्ट में चिल्लाई कि वह अपराधी नहीं है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ होनी है, उनके सामने वो दस्तावेज रखे जाने हैं जो उन्होंने फर्जी तौर पर बनाए थे। अदालती कार्रवाई अभी शुरू हुई है। यह वही महिला है जो गुजरात के दंगों के समय उस समय के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों का साजिशकर्ता बताकर उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। दंगों में मारे गए मुसलमानों की तरफ से मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की साजिश में भी तीस्ता शीतलवाड़ की ही भूमिका थी। लेकिन इस साजिश में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उनमें से एक संजीव भट्ट अभी जेल में है और दूसरे आईपीएस अफसर आरपी श्री कुमार को भी तीस्ता शीतलवाड़ के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में इन दोनों की गिरफ्तारी का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से खुला है जिसमें नरेंद्र मोदी को बरी करते हुए उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को बरी किया है, बल्कि यह भी कहा है कि लगातार कई सालों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची गई, झूठे दस्तावेज पेश किए गए, झूठे दस्तावेज बनाए गए और कोर्ट ने कहा कि झूठे मुकदमों में फंसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यहीं से रास्ता खुला है तीस्ता शीतलवाड़ और श्री कुमार की गिरफ्तारी का। और संजीव भट्ट फिलहाल जेल में हैं, उन पर भी यह नया मुकदमा दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 23 जून को सुनाया था और 25 जून को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को 2002 के दंगों में झूठे और फर्जी सबूत बनाकर नरेंद्र मोदी को फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि बात 20 साल पुरानी है, इसलिए आपको संक्षेप में बैकग्राउंड बता देता हूं। असल में 27 फरवरी 2002 को गोधरा में कार सेवकों को ले जा रही एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था। इसमें 59 कार सेवकों की जान चली गई थी, जिंदा जला दिए गए थे। इसके एक दिन बाद गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर मुसलमान थे। क्योंकि हिंदुओं में आक्रोश था, इसलिए दंगे प्रतिक्रिया स्वरूप हुए थे। केंद्र सरकार ने मई 2005 में राज्यसभा को बताया था कि गोधरा कांड के बाद दंगों में 254 हिंदू और 790 मुसलमान मारे गए थे। यह बयान यूपीए सरकार का है। तब तक केंद्र में वाजपेयी सरकार जा चुकी थी और यूपीए सरकार आ चुकी थी। अहमदाबाद की गुलमर्ग सोसाइटी नरसंहार में 69 लोगों की जान गंवाई गई थी। इनमें जाकिया जाफरी के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी थे। इन तीनों ने एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को मोदी के खिलाफ केस लड़ने के लिए भड़काया, मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भड़काया और केस लड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। जाकिया जाफरी ने 2006 में नरेंद्र मोदी और 62 अन्य को दंगों का आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी।
जाकिया जाफरी ने तिश्ता शीतलवाड़ के उकसावे पर एसआईटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें एसआईटी की ओर से मोदी को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है, बल्कि एसआईटी के काम की तारीफ भी की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही का मतलब यह नहीं है कि राज्य प्रशासन की कोई साजिश थी, यानी राज्य सरकार कोई इसमें शामिल थी, ऐसा नहीं है। कुछ अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है कि समय पर एक्शन नहीं लिया गया, समय पर पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई या समय पर गोली नहीं चलाई गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो साजिश में नहीं शामिल थे। कोर्ट ने मोदी और अन्य को फंसाने के लिए झूठी गवाही देने वाले आईपीएस अधिकारियों आरपी श्री कुमार और संजीव भट्ट को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी या उसमें राज्य सरकार शामिल थी या राज्य प्रशासन शामिल था। तिस्ता शीतलवाड़ और दो आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और आरपी श्री कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को दंगों का साजिशकर्ता साबित करने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार कर रहे थे। ये तीनों गुजरात के टॉप कांग्रेस नेताओं, गुजरात विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल और तब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोदवादिया के संपर्क में थे। संजीव भट्ट लगातार कोशिश कर रहे थे कि तमाम एनजीओ के जरिए मामले को प्रभावित करने के लिए मीडिया कार्ड खेला जाए और दिल्ली के मीडिया के जाने माने कुछ पत्रकार भी तिस्ता शीतलवाड़ के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे और इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया था। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बना दिया गया था। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा था, लेकिन इस ढंग से नहीं था कि गुजरात के सारे हिंदू सारे मुसलमानों को मार रहे हैं। मीडिया ने इस तरह की चीज पेश की पूरी दुनिया के सामने कि गुजरात में जैसे मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है और इस सारी साजिश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। तिस्ता शीतलवाड़ उनका मोहरा थी, 2 पुलिस अफसर शामिल थे और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तिस्ता शीतलवाड़ संजीव भट्ट से लगातार संपर्क में थी। तिस्ता ने ही एडवोकेट एम तिरमिजी के साथ हलफनामे तैयार करवाए थे। फिर पहले से टाइप किए गए हलफनामों पर जाकिया जाफरी और अन्यों के हस्ताक्षर लिए गए। यह जाफरी ने खुद भी बाद में पूछताछ में कहा है, कबूल किया है उन्होंने कि उनके सामने पहले से तैयार किए गए हल्फिया बयान पेश किए गए थे जिस पर उनके दस्तखत लिए गए। यानी पूरी साजिश में ये 3-4 लोग शामिल थे। शीतलवाड़ ने गवाहों को भी प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही एसआईटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है और एफआईआर दर्ज करके तिस्ता शीतलवाड़ और श्री कुमार की गिरफ्तारी इसका पहला कदम है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी के अनुसार कार्रवाई शुरू हुई है और यह गिरफ्तारी उसी के तहत हुई है। संजीव भट्ट, आरपी श्री कुमार और तिस्ता शीतलवाड़, फिलहाल तीनों पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन इन लोगों के तार जिन राजनीतिक हस्तियों से जुड़े थे, आने वाले समय में जब इनकी पूछताछ होगी तो वो भी कटघरे में खड़े होंगे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन तीनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर साठगांठ करके मोदी समेत निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठी और दुर्भावनापूर्वक आपराधिक कार्रवाई शुरू की थी। झूठे रिकॉर्ड तैयार करवाए गए थे और गवाहों को बरगलाया गया था। इस साजिश के सबूत कुछ तथ्यों से मिलते हैं।
जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि मैं इसके कुछ सबूत दूंगा कि ये तीनों ही साजिश में शामिल नहीं थे, बल्कि पूरी कांग्रेस इस साजिश में शामिल थी और कुछ मीडिया के लोग भी, दिल्ली की मीडिया के लोग भी इस साजिश में शामिल थे। तो अब सबूत सुनिए। दंगों के बाद 2002 में ही कांग्रेस ने तीस्ता छित्तरवाड़ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। बाद में जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ गई तो 2006 में उन्हें प्रतिष्ठित नानी पालकीवाला पुरस्कार और फिर 2007 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। तीस्ता छित्तरवाड़ ने 2002 में ही अपना एनजीओ बनाया था, यानी उधर दंगे हुए और दंगों के तुरंत बाद तीस्ता छित्तरवाड़ को आगे करके कांग्रेस ने ये एनजीओ बनवाया और एनजीओ ने तुरंत सिर्फ मोदी के खिलाफ अभियान शुरू किया और पहला केस इन्होंने गुजरात दंगों का लिया। तो ये सारी रचना की गई थी, एक योजना के तहत ये रचना की गई। छित्तरवाड़ के एनजीओ को कांग्रेस की यूपीए सरकार में 1,40,00,000 रुपए दिए। इसका मकसद मोदी के खिलाफ अभियान चलाना और भारत को बदनाम करना था। यानी केंद्र सरकार तीस्ता छित्तरवाड़ के एनजीओ को 1,40,00,000 रुपया दे रही है कि वह जो अभियान शुरू कर चुकी हैं उसको आगे बढ़ाती रहें। और वह अभियान क्या था? मोदी के खिलाफ उन्हें दोषी ठहराने के लिए साजिश करना। अप्रैल 2011 में आईपीएस संजीव भट्ट तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक शपथ पत्र के जरिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार पर दंगों को लेकर आरोपों की छड़ी लगा दी थी। पहले वे पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, लेकिन 2011 में वे पर्दे पर ही आ गए, वे सामने ही आ गए। मोदी पर निशाना साधते हुए संजीव भट्ट ने दावा किया कि 27 फरवरी 2002 में मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्तिजनक निर्देश दिए थे। यह वही दिन है जिस दिन गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए थे। यह वही दिन है। भट्ट ने दावा किया था कि वह उस बैठक में खुद मौजूद थे। इसके लिए उन्होंने सबूत भी पेश किए, लेकिन वे सब सबूत फर्जी थे, बाद में गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए। इन आरोपों के बाद भट्ट और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती गई और केंद्र सरकार उनका बचाव करती रही, क्योंकि उस समय केंद्र सरकार सोनिया गांधी की थी और वह संजीव भट्ट का बचाव कर रही थी, क्योंकि जो साजिश 2002 से रची जा रही थी उसमें कांग्रेस खुद शामिल थी। दिसंबर 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता को कांग्रेस ने मणिनगर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़वाया। तो ये दो सबूत मैंने दिए, तीस्ता छित्तरवाड़ के भी और संजीव भट्ट के भी कांग्रेस के साथ संबंध होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी के सामने गवाहों के बयानों और न्यायमूर्ति नानावती शाह जांच आयोग के सामने अभियुक्तों ने जो कुछ कहा उसे भी संज्ञान में लेकर श्री कुमार, भट्ट और छित्तरवाड़ तीनों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 468, 471, 194, 211, 218, 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और श्री कुमार ने नानावती जांच आयोग के सामने कई बयान दिए थे। ये सभी बयान गुजरात सरकार के खिलाफ थे। भट्ट ने एसआईटी को भेजे गए तमाम दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया। यह भी झूठा दावा किया कि वह 27 फरवरी 2002 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई बैठक में शामिल थे। एफआईआर के मुताबिक अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए भट्ट ने झूठे सबूतों का सहारा लिया। छित्तरवाड़ पर गवाहों को प्रभावित करने और पहले से टाइप किए गए हलफनामों पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप है। एफआईआर कहती है कि कम से कम 19 गवाहों ने माना था
कि जांच एजेंसी ने उनके पहले से टाइप किए गए बयानों को स्वीकार किया। यानी जांच एजेंसी, केंद्र की जांच एजेंसी उन हल्फनामों को स्वीकार कर रही थी जो गलत थे, जो पहले से तैयार किए गए थे, जिन पर सिर्फ हस्ताक्षर करवाए गए थे। इन्हें शीतलवाड़ और एडवोकेट MM तिर्मिजी ने तैयार करवाया था। शीतलवाड़ और उनकी NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने दंगा पीड़ितों की कानूनी लड़ाई में अगुवाई की। खास तौर से गुलमर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इससे पहले शीतलवाड़ पर दंगा प्रभावितों के लिए इकट्ठे किए गए चंदे में भी हेराफेरी का आरोप लग चुका है। तब श्री कुमार DGP थे। FIR के अनुसार उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मौखिक आदेश दिए। इन्हें एक डायरी में रिकॉर्ड किया गया जो किसी तरह से आधिकारिक नहीं थी। उन्होंने अथॉरिटीज की जानकारी के बगैर ऑफिशियल स्टैंप का दुरुपयोग किया, ऑफिशियल स्टैंप का इस्तेमाल किया, और वह गलत था। तिस्ता एक रसूखदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तिस्ता के दादा देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तिस्ता शीतलवाड़ की पारिवारिक पृष्ठभूमि शानदार रही है। उनके दादा MC शीतलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे और सबसे लंबे समय के अटॉर्नी जनरल रहने का तमगा भी अब तक उन्हीं के पास है, उन्हीं के नाम पर है। तिस्ता शीतलवाड़ के पिता अतुल भी जाने माने एडवोकेट थे। तिस्ता शीतलवाड़ ने खुद भी अपनी जो शुरुआत है वो कानूनी डिग्री लेने से की थी, लेकिन वह डिग्री बीच में ही छोड़ दी और इसकी बजाय 1983 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी में बैचलर की डिग्री ली। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर की। बाद में उनकी शादी एक मुस्लिम से हो गई और एक मुस्लिम से शादी के बाद उनका नजरिया ही बदल गया। वह पूरी तरह से हिंदू विरोध कार्यों में जुट गई। सोनिया गांधी की मदद से न उन्हें UPA सरकार से 1.5 करोड़ रुपए की मदद मिली, बल्कि विदेशों से भी उनके NGO को भारी भरकम पैसा दिलाया गया था। इसमें भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भूमिका थी। इस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। इसलिए मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही समाज कल्याण के नाम पर विदेशों से चंदा लाकर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने वालों के विदेशी चंदे पर रोक लगाई थी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।